जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर हमारी चर्चा की इस तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आपने हमारी पिछली 2 चर्चाएं नहीं सुनी हैं तो वे हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। वहां हमने पहली नींव यानी आदत को जाहिर बनाए पर बात की थी और ये सफर अभी जारी रहेगा। बिल्कुल, इस किताब पर हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज का हमारा मिशन है व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम को समझना, आदत को आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, तो आज हम इस किताब के अध्याय 8, 9 और 10 में गहराई से उतरेंगे। ये बताते हैं कि हमारा दिमाग आखिर किस चीज की तरफ खींचता है और हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब से वैज्ञानिक प्रयोग से होती है, जिसमें कुछ समुद्री पक्षी और गत्ते की नकली चोंचें शामिल थीं। हाँ, ये कहानी हमें सीधे उस जड़ तक ले जाती है कि क्यों कुछ आदतें हमारे लिए इतनी ज्यादा आकर्षक होती हैं। ये हमें सुपरनॉर्मल स्टिमुली के विचार से परिचित कराती है। सुपरनॉर्मल स्टिमुलाई? हाँ, जो असल में वास्तविकता का एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया रूप है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये निको टिम्बरगेन का प्रयोग था, है ना, हेरिंगल नाम के समुद्री पक्षियों पर। जी। उन्होंने देखा कि जब चूजे पैदा होते हैं तो वे अपनी माँ की चोंच पर लगे एक छोटे से लाल धब्बे को चोंच मारकर खाना मांगते हैं। बड़ा सीधा साधा सिस्टम है। हाँ, एक बहुत ही सहज व्यवहार। लाल धब्बा देखो, चोंच मारो, खाना मिलेगा। लेकिन टिम्बरगेन यही नहीं रुके और उन्होंने यही किया। उन्होंने बिना शरीर के सिर्फ गत्ते की चोंचें बनाई और उन्हें चूजों के सामने रख दिया। अच्छा। और हैरानी की बात ये थी कि चूजों ने उन पर भी चोंच मारी। लेकिन यहाँ से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या हुआ फिर? जब उन्होंने उस गत्ते की चोंच पर लाल धब्बे को सामान्य से बहुत बड़ा बना दिया या एक की जगह 3 बड़े-बड़े धब्बे लगा दिए, तो चूजे पागलों की तरह उस पर चोंच मारने लगे। अपनी असली माँ की चोंच से भी ज्यादा। हाँ, अपनी असली माँ की चोंच से भी ज्यादा जोश के साथ। और यही सुपरनॉर्मल स्टिमुलस का क्लासिक उदाहरण है। ये असलियत का एक ऐसा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया रूप है जो हमारी सहज प्रवृत्तियों को और भी ज्यादा तीव्रता से चालू कर देता है। मतलब हमारा दिमाग कुछ नियमों के साथ पहले से ही प्रोग्राम्ड है। बिल्कुल, जैसे लाल धब्बा, भोजन। और जब उसे उन नियमों का एक ज्यादा आकर्षक वर्जन मिलता है तो वो उसकी तरफ खिंचता है, भले ही वो नकली हो। और अगर हम अपने आसपास देखें तो आज की दुनिया तो ऐसे सुपरनॉर्मल स्टिमुली से भरी पड़ी है। बिल्कुल, जंक फूड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग को जानबूझकर हैक करने जैसा है। कैसे? हमारे पूर्वजों को नमक, चीनी और फैट की लालसा होती थी क्योंकि ये चीजें प्रकृति में कम मिलती थीं और जिंदा रहने के लिए जरूरी थीं। सही बात है। आज की फूड साइंस ने इन्हीं लालसाओं का एक सुपरनॉर्मल वर्जन बना दिया है, जिसका सामना हमारा आदिम दिमाग कर ही नहीं सकता। मतलब चिप्स का वो परफेक्ट क्रंच या कोल्ड ड्रिंक की वो तेज फिज, ये सब संयोग नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। फूड साइंटिस्ट इस माउथ फील मतलब मुंह के एहसास को डिजाइन करने पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं। ये सब इसलिए ताकि ये प्राकृतिक भोजन से कहीं ज्यादा हमारे दिमाग को उत्तेजित करे। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स भी शायद इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, वो भी असलियत का एक अतिरंजित संस्करण ही है। और इस सारे आकर्षण के पीछे एक केमिकल का बहुत बड़ा हाथ है, डोपामीन। ज्यादातर लोग, मैं भी यही सोचता था कि डोपामीन खुशी का केमिकल है। जब हमें कोई इनाम मिलता है तब ये रिलीज होता है। हाँ, लेकिन कहानी कुछ और है और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। 1954 में जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने चूहों पर कुछ प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब उन्होंने चूहों के दिमाग के वो हिस्से ब्लॉक कर दिए जो डोपामीन रिलीज करते थे, तो चूहों ने जीने की इच्छा ही खो दी। अरे बाप रे। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में मर गए। लेकिन दिलचस्प बात तो इसके बाद हुई होगी। सही कहा। जब उन्होंने डोपामीन को ब्लॉक किए बिना उन्हीं चूहों को चीनी का पानी दिया तो उन्होंने उसे वैसे ही पसंद किया जैसे पहले करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ था। डोपामीन सिर्फ पसंद करने मतलब लाइकिंग के बारे में नहीं है, ये चाहने मतलब वांटिंग के बारे में है। डोपामीन इनाम की उम्मीद या चाहत से जुड़ा है, ना कि उसे पाने की खुशी से। वाओ। तो डोपामीन ही वो चीज है जो हमें सोफे से उठाकर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं किचन में जाकर चॉकलेट खाने के बारे में सोचता हूँ तो उस सोच से ही डोपामीन बढ़ता है, ना कि चॉकलेट खाने से। एकदम सही। यही वजह है कि कभी-कभी किसी चीज का इंतजार करना उसे पाने से ज्यादा रोमांचक लगता है। छुट्टी पर जाने के सपने देखना अक्सर असल छुट्टी से ज्यादा मजेदार हो सकता है।
क्योंकि उम्मीद में डोपामाइन का उछाल सबसे ज्यादा होता है। जी। तो अगर डोपामाइन उम्मीद से जुड़ा है तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल उन आदतों को आकर्षक बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं जो थोड़ी बोरिंग है, जैसे एक्सरसाइज करना? यहीं पर एक बहुत अच्छी रणनीति काम आती है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। हाँ, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आयरलैंड के एक इंजीनियरिंग छात्र रोनन बायन का है। हाँ, रोनन की कहानी बहुत अच्छी है। उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे कसरत करने की जरूरत है, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी तरह। तो उसने अपनी इंजीनियरिंग की समझ का इस्तेमाल किया। उसने अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया और एक कोड लिखा। और उस कोड ने क्या किया? उस कोड ने ये पक्का किया कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब वो एक निश्चित गति से साइकिल चला रहा हो। अगर वो धीमा हो जाता तो नेटफ्लिक्स अपने आप रुक जाता। अरे वाह, मतलब उसने एक्सरसाइज को नेटफ्लिक्स देखने की शर्त बना दिया। ये तो बहुत स्मार्ट है। यही टेम्पटेशन बंडलिंग का सार है। उसने एक ऐसे काम को जो वो करना चाहता था, एक ऐसे काम के साथ जोड़ दिया जो उसे करना जरूरी था। तो क्या इसका कोई फॉर्मूला भी है? हाँ, एक आसान सा फॉर्मूला है। पहला, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं वो आदत करूंगी जिसकी मुझे जरूरत है। और दूसरा, जिस आदत की मुझे जरूरत है उसके बाद मैं वो आदत करूंगी जो मैं करना चाहता हूँ। जैसे लंच ब्रेक से वापस आने के बाद मैं 3 जरूरी क्लाइंट्स को कॉल करूंगा और उसके बाद मैं अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स वेबसाइट देखूंगा। बिल्कुल, इस तरह वेबसाइट देखने की उम्मीद आपको कॉल करने के लिए प्रेरित करेगी। डोपामाइन आपके लिए काम करेगा। तो हम अपने दिमाग को इस तरह से सेट कर सकते, लेकिन आदतों को आकर्षक बनाने का एक और भी ज्यादा शक्तिशाली तरीका है, और वो हमारे आसपास के लोगों से जुड़ा है। आप हंगरी के पोलगर बहनों की कहानी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहानी तो अविश्वसनीय है। उनके पिता लाज़लो पोलगर का दृढ़ विश्वास था कि जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। उनका मानना था कि सही माहौल और सही आदतों से किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में जीनियस बनाया जा सकता है। और उन्होंने इसे साबित करने का फैसला किया अपनी ही 3 बेटियों पर। जी, उन्होंने अपनी बेटियों सुजैन, सोफिया और जूडिथ को स्कूल नहीं भेजा। उन्हें घर पर ही पढ़ाया और उनका पूरा ध्यान शतरंज पर केंद्रित कर दिया। और नतीजा असाधारण था। हाँ, तीनों बहनें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ियों में से बनी। सबसे छोटी जूडिथ इतिहास की सबसे महान महिला शतरंज खिलाड़ी मानी जाती हैं। वो 15 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी, बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेंस भी लगती है। क्या इस तरह का माहौल बनाने का कोई नकारात्मक पहलू भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हर चीज की अति बुरी हो सकती है, लेकिन मूल सिद्धांत हर जगह लागू होता है। एक ऐसी संस्कृति में शामिल होना जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो। हम इंसानों की नकल करने की आदत होती है। हाँ, हम 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं। पहला है करीबी लोग, हमारा परिवार और दोस्त। हम अनजाने में ही उनकी आदतें अपना लेते हैं। दूसरा समूह है बहुसंख्यक, हमारा समाज या कबीला। हम समूह में फिट होने के लिए वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। रुकिए, ये मुझे एक प्रसिद्ध मनोविज्ञान प्रयोग की याद दिलाता है, सोलोमन एश का प्रयोग, जिसमें लाइनों को मिलाना होता था। हाँ बिल्कुल। उस प्रयोग में एक व्यक्ति को एक कमरे में बिठाया जाता था जहां बाकी सब लोग प्रयोग का हिस्सा होते थे। उन्हें एक कार्ड पर बनी लाइन को दूसरे कार्ड पर बनी 3 लाइनों में से एक से मिलाना होता था। जवाब तो बिल्कुल साफ होता था। हाँ, लेकिन कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग जानबूझकर गलत जवाब देते थे और लगभग 75% बार प्रयोग का असली प्रतिभागी ये जानते हुए भी कि जवाब गलत है, समूह के साथ चला जाता था। सच बोलने से ज्यादा जरूरी समूह के साथ रहना लगता था। बिल्कुल। और तीसरा समूह है शक्तिशाली लोग। वे लोग जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनसे हम प्रतिष्ठा चाहते हैं। हम सफल लोगों की आदतों की नकल करते हैं। हाँ, क्योंकि हम भी उनकी तरह सफल होना चाहते हैं। तो इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि अच्छी आदतें बनाने का सबसे कारगर तरीका एक ऐसी संस्कृति में शामिल होना है जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य माना जाता हो। तो हमने अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें आकर्षक बनाने के तरीके देखे, लेकिन बड़ी लड़ाई तो बुरी आदतों को तोड़ने की है। ऐसा लगता है कि किताब में यहाँ एक बहुत ही उल्टा तरीका बताया गया है। हाँ, दूसरे नियम का उल्टा। आदत को अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलन कार की धूम्रपान छोड़ने वाली किताब है। हाँ, इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। उनकी रणनीति बहुत अनोखी है।
वो धूम्रपान करने वालों को ये नहीं बताते कि इसके क्या नुकसान है। वो पहले से ही ये सब जानते हैं। तो फिर वो करते क्या है? वो धूम्रपान से जुड़े हर संकेत को, हर भावना को एक एक करके रीफ्रेम करते हैं, मतलब उसे एक नया नकारात्मक अर्थ देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, आप सोचते हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती। अच्छा, या आप सोचते हैं कि धूम्रपान तनाव दूर करता है, पर ये तनाव दूर नहीं करता, ये आपके नर्व्स को नष्ट करता है और असल में तनाव बढ़ाता है। वो इन विचारों को बार बार दोहराते हैं जब तक कि धूम्रपान का पूरा विचार ही घिनौना न लगने लगे। मतलब वो आदत के आकर्षण को ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। ये हमारी इच्छाओं की जड़ से जुड़ा हुआ लगता है। हमारी आदतें जैसे सिगरेट पीना या बार बार इंस्टाग्राम चेक करना असल में हमारी गहरी बुनियादी मानवीय इच्छाओं का आधुनिक समाधान है। बिल्कुल सही। कोई भी सिगरेट पीने की इच्छा के साथ पैदा नहीं होता। असल में उसके पीछे की गहरी इच्छा अनिश्चितता को कम करने या सामाजिक स्वीकृति पाने की हो सकती है। और इंस्टाग्राम चेक करना? कोई इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की इच्छा के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि दूसरों से जुड़ने और सम्मान पाने की इच्छा के साथ पैदा होता है। जब हम इस मूल कारण को समझ जाते हैं तो हम उसे पूरा करने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। और इसे करने का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है अपने सोचने के ढंग को बदलना, बस कुछ शब्द बदलकर। आप मुझे ये करना है को मुझे ये करने को मिल रहा है से बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ, आई हैव टू को आई गेट टू से बदलना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, शायद इतना आसान कि असरदार ना लगे। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिक बदलाव है। ये किसी काम को बोझ की जगह एक अवसर के रूप में देखने के बारे में है। उदाहरण के लिए, मुझे काम के लिए जल्दी उठना है की जगह सोचें, मुझे काम के लिए जल्दी उठने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास एक नौकरी है, एक उद्देश्य है। या मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना है की जगह सोचें, मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनकी आप परवाह करती हैं। ये एक ही सच्चाई को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका बोझ और झुंझलाहट महसूस कराता है, दूसरा कृतज्ञता और अवसर। तो आज की चर्चा का सार यह है कि आदतें तब बनती हैं जब वे आकर्षक होती हैं, और ये आकर्षण हमारे विकासवादी इतिहास, हमारे दिमाग में डोपामाइन की उम्मीद और सबसे जरूरी हमारे सामाजिक माहौल से गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। सुपर नॉर्मल स्टिमुली से लेकर टेम्पटेशन बंडलिंग और हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव तक, ये सभी ताकतें मिलकर हमारी आदतों को आकार देती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी आदतों के रहमो करम पर नहीं है। सही कहा। ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। यह स्मार्ट रणनीति बनाने की बात है। सही। सामाजिक समूह में शामिल होकर, अपनी पसंदीदा चीजों को जरूरी कामों से जोड़कर और अपने नजरिए को रीफ्रेम करके हम जरूरी आदतों को आकर्षक बना सकते हैं और बुरी आदतों के आकर्षण को कम कर सकते हैं। और हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे जिस पर आप सोच सकते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक मजबूरी है, ऐसा कौन सा एक मुझे करना है वाला काम है, जिसे अगर आप एक मौके या मुझे करने को मिल रहा है की तरह देखने लगे, तो शायद वो आपकी सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक आदतों में से एक बन सकती है।